हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं MHI03 की, जो कि टॉपिक है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। और इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ये यूनिट फर्स्ट में आता है। तो हम बात करेंगे कि ये सामान्यीकरण क्या है और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक शायद आपने बैचलर्स में नहीं पढ़ा हो उतना ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक आप जनरल आपके जब 11th-12th में या फिर जब भी आप BA वगैरह कर रहे होते हो तो उसके अंदर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन ये हिस्ट्री का कोर है कि हिस्ट्री को कैसे लिखा जाता है, कैसे जनरलाइजेशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री राइटिंग में, कैसा इसका यूज़ किया जाता है, कैसे हिस्टोरियन इसका यूज़ करते हैं हिस्ट्री राइटिंग में, और इसका मतलब क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल्स एंड ऑल है, ये सब बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहले इसका हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से कि आखिर ये है क्या, ये सामान्यीकरण ये क्या है, जनरलाइजेशन है क्या। देखो, हिस्ट्री को जब हिस्ट्री सब कहते हैं बहुत ज़्यादा बोरिंग है, आपको पता है, लेकिन हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, कभी भी नहीं है। देखो, लोग कहते हैं हिस्ट्री सिर्फ टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड नहीं है। देखो, लोग हिस्ट्री को जो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हिस्ट्री के जो स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है वो है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो अभी की जो हिस्ट्री है, वर्तमान का जो इतिहास है, उसको हम सरल शब्दों में सामान्यीकरण कह सकते हैं कि अब कुछ इतिहास क्या है। लोग कहते हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस है, या फिर हम अब कोई पीछे की पूछे कि 5000 साल पहले क्या हुआ, तो हमको आज क्या पता है कि क्या हुआ था। जो कुछ साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य के बेस पर इतिहास का वर्णन किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, 5000 साल पहले ऐसे वो उनकी सोसाइटी ऐसी होगी, उनका धर्म ऐसा होगा, उनके फूड हैबिट्स ऐसी थी, वो कैसे ट्रेड करते होंगे। तो हम ये सब क्या है कि जो हमें एविडेंस मिलते हैं उसके बेस पे हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो यही जनरलाइजेशन है, यही सामान्यीकरण है। समझ रहे हो आप बात को। तो अव्यवस्थित आंकड़े, जो कुछ आंकड़े हैं, डाटा है, और कुछ फैक्ट्स है, अव्यवस्थित तर्क हैं, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं एक सीक्वेंस के फॉर्म में, और उसके बीच में हम एक रिलेशन स्थापित, कॉन्टैक्ट स्थापित करने का बात करते हैं कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर डाटा हम पे है, ये फैक्ट्स है, इस बेस पे हम क्या करते हैं, एक आइडियोलॉजी डेवलप करते हैं, उसे ही जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो घटनाओं का, इंसिडेंट का जो विश्लेषण होता है, उसका एक्सप्लेनेशन करना, ये जनरलाइजेशन में आता है। ठीक है, देखो, जैसे एक फैक्ट मिला है कि मिस्र में पिरामिड का प्रयोग शवों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो देखो, अब ये सिंपल सी बात थी, ये फैक्ट था, लेकिन इसका अगर इस फैक्ट का हम जनरलाइजेशन करें, सामान्यीकरण करें, तो इसमें क्या होगा। देखो, इस विचारधारा के अनुसार मरने के बाद, जहाँ पे वो लिखा है कि भाई साहब ये शव का, जो पिरामिड का यूज़ करते थे शवों के लिए सुरक्षित रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि मरने के बाद जीवन को लेकर मिस्र के लोगों की दृढ़ मान्यता हुआ करती थी। कुछ अन्य लोग मानते थे कि मरने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा जीवित रहती है, लेकिन मिस्र के लोगों का मानना यह भी है कि शरीर व आत्मा दोनों जीवित रहते हैं। मतलब कुछ कहते हैं कि शरीर मर जाता है, आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों रहती है, दोनों जीवित रहते हैं। वहाँ के निवासी मृतक शरीर को सुरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए पिरामिड का यूज़ करते थे। देखो, एक छोटी सी बात थी, एक छोटा सा फैक्ट था, उसके बेस पर इतनी बड़े एक्सप्लेनेशन की उनकी क्या मान्यताएं थी, क्या उनकी सोच थी, क्या आइडियोलॉजी थी, है ना। तो उसके बेस पर उसको एक्सप्लेन करना, ये सामान्यीकरण है। समझ रहे हो आप बात को। चलो, एक इसमें देखो कैसे करते थे, ये भी कहते थे कि शव था, उसके ऊपर लेप लगाते थे। एक शव था, कोई डेड बॉडी थी, उसके ऊपर उसका लेप लगाते थे। उस लेप लगाई हुई बॉडी को लकड़ी के बक्से में रख देते थे। लकड़ी के बक्से में रख कर उसे पत्थर के, एक ताबूत होता है, उसके अंदर, पत्थर के जो बॉक्स है उसके अंदर रख देते थे, और उसको पिरामिड में रखते थे। तो इतनी बड़ी जो इसको समझाने का प्रयास किया, तो ये आप समझ सकते हो कि ये क्या सामान्यीकरण क्या है। ठीक है, मृतक व्यक्ति के आसपास उसके पसंद का सामान भी रख दिया जाता था, जो वो जब जिंदा होता था, जब वो जिन चीज़ों का यूज़ करता था, वो मरने के बाद भी रख देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा और शरीर दोनों जीवित रहते हैं। तो इसलिए वो आत्मा, एक कुछ मानते थे कि आत्मा शरीर दोनों जीवित रहते हैं, कुछ कहते हैं कि सिर्फ आत्मा जीवित रहती है। तो उन्हें लगता है कि हाँ, अगर ये यूज़ कर सकता है, अगर ये इसकी फेवरेट चीज़ें थी, तो मरने के बाद उसके साथ वो चीज़ें भी दफन कर दी जाती थी। तो ये एक सामान्यीकरण का उदाहरण है। समझे आप बात को। ये सामान्यीकरण है, और ये लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आपको मेरा नाम पता होगा, मेरा नाम है मोहित लिम्बा। और अगले पेज पे हम चलते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक और फैक्ट है
कि प्रागैतिहासिक काल में मिट्टी के बड़े बर्तन मौजूद थे। मतलब एक टाइम पीरियड पता है, उसके अंदर मिट्टी के बर्तन मौजूद थे, बड़े बर्तन। तो अब इस फैक्ट का अगर हम सामान्यीकरण करें तो कहते हैं बड़ा बर्तन है, तो मतलब जो खुद की जो ज़रूरत थी वो तो पूरा होती है। इंसान की ज़रूरतें भले कहते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, इंसान प्रवृत्ति में लालची होता है, लेकिन इस तथ्य का अगर इस फैक्ट का हम जनरलाइजेशन करें तो इसमें है कि ज़रूरत से ज़्यादा अनाज का उत्पादन। बड़ा बर्तन का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा, जितने इंसान की खुद की ज़रूरतें थी, रिक्वायरमेंट्स थी, उससे ज़्यादा वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है अनाज का। मतलब बड़ा बर्तन का प्रयोग अनाज को संरक्षित रखने के लिए किया जाता होगा। मतलब जो बर्तन है, जो बर्तन मिला है, जो जिसका साइज़ जो साइज़ में बड़ा है, उसका हम यूज़ क्यों कर रहे थे, उसका यूज़ क्यों करते थे, वो इसलिए करते थे कि वो उस जो अनाज है, जो वीट है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, तो जो प्रिजर्व कर रखने जो रखा है अनाज, प्रोटेक्ट किया है जो उन्होंने अनाज को, कुछ हिस्सा अगले साल की खेती के लिए भी यूज़ करते होंगे भाई साहब। कुछ हमने खुद ने यूज़, कुछ जो प्रोडक्शन करते थे वो कुछ खुद यूज़ करते होंगे, कुछ वो मतलब दूसरों के लिए, मतलब व्यापार के लिए भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन जो कुछ बचा होगा वो अगले साल के, भाई अब नेक्स्ट जो टाइम पर आएगा, जो नेक्स्ट जो सीज़न आएगा, उसके लिए पहले से प्रिजर्व करने के लिए उसे बीज के रूप में भी यूज़ करते होंगे। तो बड़ा छोटा सा फैक्ट था, उसका एक्सप्लेनेशन किया अपने हिसाब से। तो ये भी क्या है, सामान्यीकरण है। ठीक है, इतिहासकार का कार्य क्या होता है, अतीत की घटनाओं को, जो कि पास्ट के जो इंसिडेंट हैं उसको कलेक्ट करेगा, उसकी जो फैक्ट्स मिले हैं उसकी वो देखेगा कि वो वैलिड है या नहीं है, वो ट्रुथ है, ये ट्रू है या नहीं है। मतलब इतिहासकार घटनाओं की सत्यता की बात करता है, वैधता की बात करते हैं। सत्यता मतलब कि इंसिडेंट जो हुआ था वो ट्रू था या नहीं था, या जो है या नहीं है। जो वैधता मतलब वैलिडिटी, कि जो इंसिडेंट है या जो फिर हमें फैक्ट्स पता लग रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है, उसकी जांच करना है, ये इतिहासकार का कार्य है। वहीं अपने तर्क के आधार पर, तर्क मतलब फैक्ट, मतलब खुद के तर्क के आधार पर उन तथ्यों का विस्तार व सामान्यीकरण करना भी इसके लिए नितांत आवश्यक है। मतलब ये है, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि वो अपने खुद की भी विवेक का काम करे, खुद विवेक का प्रयोग करे और खुद की बुद्धि का प्रयोग करें, और जो तर्क के आधार पर घटनाओं का क्या करें, वर्णन करें। मतलब सिर्फ ऐसे ही कि ऐसा ही हुआ होगा, जो एजम्पशंस ज़्यादा मत लगाए, लेकिन जो जो वैलिड है, जो इंसिडेंट है, जो फैक्ट्स है, उसके बेस्ड पे क्या करें, एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, तो सामान्यीकरण के अंदर कुछ देखो, मैंने ये माइंड मैप बनाया। ये माइंड मैप मैंने इसलिए, हर एक आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, ये मेंबरशिप प्रोग्राम है ज़रूर। देखो 2 प्रोग्राम है मेरे, 2 प्रोग्राम चलाए जाते हैं लिम्बा क्लासेस के द्वारा। एक प्रोग्राम है जिसमें फाउंडेशन बैच होता है, जो लाइव क्लासेस देते हैं जिसमें हम, और एक है जो मेंबरशिप के लिए है, जो जिनके पास ज़्यादा नेट नहीं है, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो खुद ज़्यादा बिजी रहते हैं, टाइम नहीं होता, तो उनके लिए है कि रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं। तो माइंड मैप देखो, आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे और उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, एक छोटे से ग्राफ में, पाई चार्ट में हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो वही है सामान्यीकरण को देखेंगे तो देखो, पहला पॉइंट, इतिहास को रुचिकर बनाना, हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट, घटनाओं एवं तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, मतलब इंसिडेंट थे, जो फैक्ट्स थे, उसको सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज कर देना। ठीक है। थर्ड पॉइंट, किसी काल को, किसी टाइम पीरियड को काल खंडों में विभाजित करना और उसका अध्ययन करना। मतलब किसी टाइम पीरियड को, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, 100 साल का, 200 साल का, 500 साल का, उसके छोटे छोटे में बांट देंगे कि 20 साल, 20 साल, फिर 20 साल, इस 20 साल में क्या हुआ होगा, फिर इसी 20 साल में क्या होगा। तो मतलब एक बड़े टाइम पीरियड को, एक काल को काल खंडों में विभाजित करके फिर उसका स्टडी करना, अध्ययन करना। किसी काल को काल खंडों में विभाजित कर अध्ययन करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास के अध्ययन में तारतम्यता स्थापित करना, मतलब एक सीक्वेंस के फॉर्म में करना, कि कनेक्शन स्थापित करना। ठीक है। और अगला है फैक्ट्स को खोजना, तथ्य को खोजना। फिर अगला है कि घटनाओं की सत्यता एवं वैधता की जांच करना, कि भाई साहब जो इंसिडेंट हुए हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वो सब क्या है, वो सत्य हैं या नहीं है, उस सत्यता की जांच करना, उनकी वैधता, उनकी वैलिडिटी की जांच करना। ये है माइंड मैप। ठीक है, अगले पे जाते हैं। देखो इसकी कुछ श्रेणियां हैं, इसका क्लासिफिकेशन करें अगर जनरलाइजेशन का, तो उसकी कुछ श्रेणियां हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं निम्न स्तरीय श्रेणी, मध्य स्तरीय श्रेणी और व्यापक स्तरीय श्रेणी। देखो निम्न स्तरीय श्रेणी क्या होता है, कि किसी तथ्य का कालखंड में, देखो किसी तथ्य का या घटना का विशेष कालखंड में
डाल देते हैं कि भाई साहब ये कोई घटना हुई थी, ये इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुई थी, ये मतलब 1500 ईस्वी पहले हुई थी। तो ये एक छोटे से बड़े ही बहुत ही लो लेवल पे कर रहे हैं, मतलब कि हाँ भाई ये इंसिडेंट हुआ था, इतने साल टाइम पीरियड पहले हुआ था, तो ये इसमें हम कह देते हैं। ठीक है, फिर मध्य स्तरीय की बात करते हैं। मध्य स्तरीय की बात करते हैं तो करते हैं कि किसी विशेष व्यक्तित्व, मतलब इसमें किसकी करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर सकते हैं, या घटना का अध्ययन करते हैं, या किसी इंसिडेंट का कर सकते हैं, इंडिविजुअल की बात कर सकता है, या किसी पर्टिकुलर घटना के अध्ययन कर सकता है। उसके साथ साथ उसकी काल, जो उस टाइम पीरियड के आगे और पीछे की जो कड़ियाँ हैं जो इससे जोड़ रही है, उसका भी अध्ययन करना, मतलब उसके आगे की पीछे की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वह मध्य स्तरीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि किसी विशेष व्यक्तित्व की बात कर रहा है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्तित्व की, इंडिविजुअल की बात कर सकता है, किसी घटना की बात कर सकता है। ठीक है, ये इस बेस पे अगर हम अध्ययन करें तो वो मध्य स्तरीय होगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये निम्न स्तरीय से थोड़ा ज़्यादा व्यापक है। ठीक है, तो हम बाद में बात करते हैं व्यापक स्तरीय की, थोड़ा और ब्रॉड लेवल की बात करते हैं भाई साहब, इससे भी आगे बात करते हैं। तो समाज की संपूर्ण पहलुओं का, समाज के संपूर्ण पहलुओं का या फिर सीमित विषय के पश्चात भी उसका राष्ट्रव्यापी, विश्वव्यापी स्तर पर अध्ययन करना, मतलब कि सोसाइटी की बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसको एक भले वो लिमिटेड हो, चाहे वो लिमिटेड हो लिमिटेड हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका ना क्या करना कि नेशनल वाइड लेवल पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे उसका क्या करना, स्टडी करना, तो वो हो जाएगा व्यापक स्तरीय। समझ रहे हो बात को कि भाई साहब, जब हम बात कर रहे थे व्यापक स्तरीय की, जब हम निम्न स्तरीय की बात कर रहे थे तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डाल दी थी किसी भी फैक्ट या इंसिडेंट को। जब मध्य स्तरीय की बात कर रही थी तो हम इंडिविजुअल के अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं या इंसिडेंट का स्टडी करते हैं, फिर उसके आगे पीछे की जो टाइम पीरियड है उसको कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं ताकि उस इंसिडेंट को हम अच्छे से समझ सकें, वो मध्य स्तरीय आ जाए। व्यापक स्तरीय होता है कि समाज के संपूर्ण पहलू का, सभी एस्पेक्ट्स का सोसाइटी के, या किसी फिर भी लिमिटेड सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका ना एक बड़े लेवल पे, एक राष्ट्र के लेवल पे, एक विश्व के लेवल पे, राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी उसका अध्ययन करना, ये होता है व्यापक स्तरीय के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल से समझें तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, दास कैपिटल, आपको पता है दास कैपिटल, आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी, उसमें क्या था, साम्यवादी विचारधारा का वर्णन कर रखा है। ठीक है, साम्यवादी में क्या है, कहता है कि एक सर्वहारा होगा, सर्वहारा होगा, और होगा कौन, इसके खिलाफ होगा बुर्जुआ, बुर्जुआ। ठीक है, सर्वहारा कौन होता है और बुर्जुआ कौन, बुर्जुआ होता है एलीट लोग होते हैं, जो बड़े ही मतलब अमीर लोग होते हैं एक तरीके से, वो समझो। और सर्वहारा होते हैं कि जो शोषित वर्ग है, कौन सा वर्ग है, शोषित वर्ग है। बिल्कुल अच्छी राइटिंग नहीं हो रही इसमें, लेकिन समझने का प्रयास करें। ठीक है, इनके बीच में हमेशा लड़ाई होगी, और बाद में कौन किसकी सत्ता स्थापित होगी, जीतेगा कौन लास्ट में, जो जिसका शोषण हुआ है, जो सर्वहारा वर्ग है वो जीतेगा, अंत में वही जीतेगा और इसी की सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में बात की है दास कैपिटल में। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा का वर्णन किया है, सर्वहारा वर्ग के हितों की बात की है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप समझो कि इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ें तो एक तो कार्ल मार्क्स पढ़ सकते हैं हम व्यापक स्तरीय के बात पे, एक छोटा सा मुद्दा था, एक छोटा सा, आप देखा जाए तो एक छोटा सा, एक बुर्जुआ और वर्ग और एक जो सर्वहारा की बात थी, एक छोटे लेवल पे कर सकते थे, लेकिन उसका राष्ट्र के स्तर पर अध्ययन किया, उसका विश्व के स्तर पर, विश्वव्यापी स्तर पर अध्ययन किया, फिर उसको समझाया। तो ये देखो, इसलिए ये व्यापक स्तरीय सामान्यीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं मैक्स वेबर की बात कर सकते हैं, मार्क ब्लॉक की कर सकते हैं। देखो मार्क ब्लॉक भी बड़ा ही अच्छा सा हिस्टोरियन था, डी कोशाम्बी साहब, है ना, डी कोशाम्बी साहब, और रोमिला थापर जी। अगर आपने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी हो 7th क्लास की तो वो इन्हीं की है। ठीक है, हिस्ट्री की, मेडाइवल हिस्ट्री 7th क्लास की NCERT है, मध्यकाल का भारत, मध्यकालीन भारत, उसमें जो NCERT बुक है उसके जो राइटर है वो रोमिला थापर जी हैं। RS शर्मा है, RS शर्मा 11th क्लास में NCERT लगती है, प्राचीन भारत का इतिहास, उनके भी राइटर है RS शर्मा। तो ये जो है ये कौन से है, ये देखे जाए तो व्यापक स्तरीय जो करते हैं ना अध्ययन, व्यापक स्तरीय अध्ययन करते हैं, इंसिडेंट का जनरलाइजेशन करते हैं, उनके ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। देखो सामान्यकरण की बात कर रहे हैं, तो सामान्यकरण के अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली है कि इसमें तथ्य कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मतलब आपको बड़ा ही क्लियर होना चाहिए उस बेस पे कि हाँ भाई ये जो फैक्ट है, वो इंसिडेंट है, वो बड़े ही क्लियर है, वो वैलिड है, वो सत्य है, उसका प्रयोगात्मकता है, वैधता है।
तो मतलब अगर आपको जनरलाइजेशन की बात करनी है तो एक तो पहली बात वो होना चाहिए ट्रू। ठीक है, ट्रू होना चाहिए, ट्रू हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। भाई साहब आप देख रहे हो, आप इंसिडेंट का अध्ययन कर रहे हो तो वो ट्रू है, वैलिड है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। भाई साहब ऐसा नहीं है कि ये बातें सुनी सुनाई है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण होने चाहिए। ठीक है, प्रयोगात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ट्रू हो गया, वैलिड हो गया, क्लियर हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, प्रयोगात्मकता हो गई। तो भाई साहब ठीक है, ये कुछ क्या है, बेस है, ये कुछ बेस है जो आपको करने हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन को जो ध्यान करने इन द सेंस जनरलाइजेशन को जो पढ़ते हैं तो ये कुछ आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, अगर आपको अपने आंसर में यूज़ करने हैं। देखो माइंड मैप मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको याद रहे, और ये अगर आप लास्ट में अगर जब रिवाइज भी करोगे ना, अगर माइंड मैप भी आपके दिमाग में रहेंगे तो वो याद रहेगा आपको टॉपिक। जब टॉपिक याद रहेगा तो आपके मार्क्स क्या आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो फ़ायदा किसका होगा, आपका होगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, एक थैंक यू, जो इसमें मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो आप ये समझो इस बात को। ठीक है, अब वापस टॉपिक पर आते हैं, सामान्यीकरण की बात करते हैं। स्पष्टता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, प्रयोगात्मकता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन से, घटनाओं का क्या करते हैं कि कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं उस इंसिडेंट का, फिर घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, अध्ययन कैसे कर रहे हैं, तुलनात्मक, और समझ कैसे सकते हैं, आसानी से। कैसे, जैसे एक 1789 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी, आपको पता है कौन सी थी, फ्रांस में क्रांति हुई थी। कौन था वहाँ पे, उस कौन सा शख्स बड़ा इंपॉर्टेंट था, नेपोलियन था, है ना। राजतंत्र के खिलाफ हुई थी वो क्रांति, और लास्ट में देखा जाए तो फिर राजतंत्र की ही स्थापना हो गई। हाँ, जो राजा था उसको हटा दिया था, लेकिन बाद में नेपोलियन ने भी तो वही करने, जो जिसके खिलाफ उस वो खड़ा हुआ था, लेकिन लास्ट में तो स्थापना तो उसी की हो गई ना, गणतंत्र तो नहीं हुआ ना स्थापना। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को समझे हम किसमें, तुलनात्मक रूप से। ठीक है, कंपैरिजन करके किसके साथ, 1857 की क्रांति के साथ, 1857 की क्रांति के साथ। तो क्या समझोगे आप, सिंपल सी बात समझोगे आप कि भाई साहब सब बेवकूफ़ बनाते हैं हमें। क्यों, क्योंकि जो 1789 है उसकी क्रांति के अलग सब्जेक्ट थे, 1857 की क्रांति अलग सब्जेक्ट थे, लेकिन उनका एम तो एक था ना, निरंकुशता के खिलाफ। वो वहाँ पे लुइस 14, 15, 16 के जो चल रहे थे, उनके राजवंशों के द्वारा किए गए उनके जो पॉलिसीज़ के खिलाफ थे, यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन दोनों ही पक्ष में क्या है, दोनों ही पक्ष में कौन किसके खिलाफ है, ये निरंकुशता के खिलाफ है। तो हम उस घटनाओं को तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, और ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये किसका है, ये क्या है, कैरेक्टर है या वर्च्यू है, वर्च्यू मतलब सद्गुण कह दो, किसका है, ये सामान्यीकरण का है। ठीक है, समझ में आया आपको, बिल्कुल आया होगा। थोड़ा इजीली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत ही ज़्यादा इजी वर्ड्स में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझो उस बात को। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपके टॉपिक को पूरा क्लियर करूँगा, मुझे इंक्वायरी डाल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई इतिहासकार सामान्यीकरण को इस तरह पेश करते हैं, मानो वह सिद्ध हो चुका है। अतः सामान्यीकरण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अतार्किक व अस्पष्ट ना, मतलब कुछ, मतलब ऐसा है ना, कुछ लूप होल्स भी है जनरलाइजेशन के, कि कुछ हिस्टोरियन तो ऐसे ही करते हैं, भाई साहब ये तो वैलिड है, ये ट्रू है, ये सब कुछ है ना, हैंस प्रूव्ड है, ये हैंस प्रूव्ड है। जब बात हो जाए ना, पहले ही मान लो कि भाई साहब ये सत्य हैं, तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, सोचो। पूर्वाग्रह, बिल्कुल पूर्वाग्रह, जिसे हम कह सकते हैं अजम्पशन, और अजम्पशन का सामान्यीकरण में, जनरलाइजेशन में कोई भी स्थान नहीं है। मतलब पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए जनरलाइजेशन के टाइम पर, ना आपको पूर्वाग्रह होना चाहिए, कोई जम्पशन नहीं होना चाहिए। पहले ही मत सोच लो कि ऐसा ही हुआ होगा। जब आप पहले ही सोच लोगे भाई साहब ऐसा ही हुआ होगा, तो आप उसकी तर्क की, उस फैक्ट की जांच नहीं कर पाओगे, उसकी सत्यता की जांच नहीं कर पाओगे, वो जांच नहीं कर पाओगे कि वो वैलिड है या नहीं है। तो इसलिए अजम्पशंस क्या नहीं करना, एजम्पशन नहीं करना, किसमें, जनरलाइजेशन नहीं करना, क्रॉस मारो। ठीक है, फिर इतिहासकार कभी कभी घटनाओं के अंतर की अनदेखी करके सामान्यीकरण की
ज़रिए उन्हें एक जैसा बताने की चेष्टा करते हैं। मतलब वो देखते ही नहीं है कि भाई साहब वहाँ पर जो घटना थी उसमें क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं कि कुछ एक आधी सिमिलरिटी मिल गई तो वो पूरे इंसिडेंट को ही सेम जैसा बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, वहाँ पर भी ऐसा हुआ है, तो दोनों ही सेम बातें हैं, सेम चीज़ें हैं। तो इसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि घटनाओं का सामान्यीकरण मतलब पहले से ही मतलब डिफरेंस को देखते ही नहीं है, जानबूझ के अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में पहले से एजम्पशंस होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, है ना। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि उन्हें एक जैसा बताने की चेष्टा करते हैं और उनके जो तथ्यता की जांच, तथ्य के फैक्ट की तर्क की जांच नहीं हो पाती, सत्यता की जांच नहीं हो पाती थी, तथ्य और जो घटनाओं की क्या होते हैं कि वैधता की जांच नहीं हो पाती। इसलिए ये इसका क्या है, एक लूप होल है। ठीक है, अगले पॉइंट पे इसका एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जब गिबन ने ईसाई धर्म एवं इस्लाम के उत्थान की चर्चा करते हुए दोनों को एक क्रांति का नाम दिया तो उसे सामान्यीकरण का सहारा लिया, जबकि दोनों धर्म के उत्थान की कहानी अलग अलग और महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय घटनाएं हैं। जब गिबन ने क्या किया था, जब ईसाई धर्म का और इस्लाम के उत्थान की बात की थी तो उन्होंने क्या दिया, भाई साहब ये क्या है, क्रांति है। क्रांति की है किस बेस पे का, सामान्यकरण के बेस पे का। तो लेकिन इसमें भी उन्होंने एक लूप होल है। तो लूप होल है, देखो जब आप क्या कर रहे हो कि आप उसमें डिफरेंस को अनदेखा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि दो घटनाओं को ना एक जैसा बता रहे हो, उनके आप रीजंस को नहीं देख रहे हो, आप उसके जो राइज के कारणों को नहीं पहचान रहे हैं, है ना, राइज के कारणों को नहीं पहचान रहे हैं। और आप क्या करते हो कि पहले ही मान लेते हो कि ये चीज़ हुई होगी, पहले ही मान ले हो कि हैज़ प्रूव्ड है। तो आप क्या करते हो, उसमें वैलिडिटी की जांच नहीं कर पाते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप हिस्टोरियन क्या करते हैं। ठीक है, टॉपिक को समझाने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, आपको समझ में आए। तो क्या करते हैं कि जो इंसिडेंट है उसकी वैलिडिटी की जांच नहीं हो पाती है, वो सत्य है या वो ट्रू है या नहीं है, इसकी जांच नहीं हो पाती है। सिमिलैरिटी पे ही बेस कर देते हो, सभी पूरी घटना के जो राइज है, उसके उत्थान है, उसके डेवलपमेंट है, उसको देख नहीं पाते। कहते भाई सब ये सब एक जैसे ही हुआ होगा, सब महान है एक तरीके से, है ना। इस्लाम धर्म का उत्थान भी महान है और ईसाई धर्म का भी उत्थान है, लेकिन उसके जो उत्थान के कारण अलग अलग अद्वितीय घटना है उसे समझने का उतना प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर पूर्व में लिखे गए लेखन से भी सामान्यकरण में मदद मिलती है। देखो कुछ सामान्यकरण के सोर्स हैं, कौन कौन से सोर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजनीति एक सोर्स है, कला एक सोर्स है, शिक्षा एक सोर्स है, परिवार फैमिली एक सोर्स है, कास्ट एक सोर्स है और एक रिलीजन धर्म एक सोर्स है। स्रोत है बहुत सारे, राजनीति, कला, शिक्षा, परिवार, जाति, धर्म, इनके बेस पर हम सामान्यकरण कर सकते हैं। ये बेस हो सकता है, ये सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं, आई मीन सामान्यकरण में सुधार कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर सुधार कैसे लाया जा सकता है। देखो सामान्यकरण में सुधार वैचारिक प्रवाह में गुणात्मक विकास एवं विचारों का सशक्तिकरण, इसके माध्यम से कर सकते हैं। विचारों को आप ज़्यादा गहराई से समझो, उसको आप समझोगे, आप उस चीज़ को समझने का अगर प्रयास करोगे कि भाई साहब उसके डेप्थ में जाओगे। इंसिडेंट है, ये घटना हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, उसकी क्या करना है, डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, जानो कि भाई साहब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ होगा, क्या रीजंस रहे होंगे, क्या दशाएं रही होगी, क्या डायमेंशंस रहे होंगे, उसके बेस पे समझोगे तो जनरलाइजेशन का क्या होगा, रिफॉर्म होगा, उसमें सुधार होगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, सामान्यकरण में सुधार का एक पॉइंट है। ठीक है, फिर अगला देखो, तथ्यों का तार्किक परीक्षण कर रहा है और उसका असेसमेंट कर रहा है। जो फैक्ट्स है उसका कौन सा है, फैक्ट बेस पर रीजनेबल होना चाहिए, फैक्ट है वैलिड है, रीजनेबल है, एक्सप्लेन किया जा सकता है उसे। ठीक है, उसका असेसमेंट करना है, फैक्ट का क्या करना है, असेसमेंट करना है। फैक्ट का असेसमेंट किया जा रहा है, उसका देखो कि वो तथ्य सही है या नहीं है, तार्किक तथ्यों की तार्किकता का परीक्षण करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, वैचारिक प्रवाह में गुणात्मक विकास करेंगे, विचारों का सशक्तिकरण होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, इन बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें सुधार किया जा सकता है सामान्यकरण में। तो भाई इसमें हमने क्या समझा, भाइयों और बहनों, इसमें हमने समझा कि जो इंसिडेंट है सामान्यकरण में वो क्या होता है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। इंसिडेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, घटनाएं हैं इम्पोर्टेंट, होना क्या चाहिए, ट्रू होनी चाहिए सारी इवेंट्स है, इंसिडेंट मतलब इवेंट्स। ठीक है, वो ट्रू होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, फैक्ट बेस होनी चाहिए, है ना। सब चीज़ें समझ रहे हो आप बात को। और उसके क्या होना चाहिए, उसका अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से डेवलपमेंट से
मतलब विकास होगा, तथ्यों का विकास से हम समझ सकते हैं। 3 श्रेणियाँ थी इनकी, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, व्यापक स्तरीय। व्यापक स्तरीय निम्न स्तरीय में एक कोई भी घटना को एक टाइम पीरियड में रख देते थे। मध्य स्तरीय में क्या करते थे कि घटनाओं की जो घटना है या फिर इंडिविजुअल को समझ सकते हैं या घटनाओं को समझ सकते हैं, उसके आगे पीछे की कड़ियों को भी देखते हैं ताकि उसे अच्छे से समझ सके। व्यापक स्तरीय में सोसाइटी के सारे डायमेंशंस को देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि क्या उसमें क्या और उसका किस लेवल पे, मतलब उसके एक राष्ट्रव्यापी स्तर पे या विश्वव्यापी स्तर पे उसका अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं कि हिस्टोरियन क्या करते हैं कि जनरलाइजेशन कर देते हैं, उनका एजम्पशंस होते हैं पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो तथ्य की वो घटनाओं की जाँच नहीं कर पाते, सत्यता की वैधता की, मतलब कि इवेंट सत्य है, ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ इसमें लूप होल्स वगैरह भी हैं, वो पहले ही मान लेते हैं कि हैंस प्रूव्ड है। तो लेकिन इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। गुंजाइश कैसे कर सकते हैं कि हम उस जो थॉट्स है, जो डायमेंशंस है, उसको हम गहराई से समझें। उसे गहराई से समझेंगे तो उसे गहराई से उसमें उतरेंगे, उसके बाद देखेंगे तथ्य क्या है, तार्किक है, उसका परीक्षण करेंगे, असेसमेंट करेंगे, है ना, उसे समझेंगे, उसको क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव तो होना ही चाहिए, क्वालिटेटिव भी होना चाहिए एक तरीके से। जो थॉट्स है आपका उस रूप से उसमें डेवलपमेंट करेंगे, आपके विचारों का सशक्तिकरण होगा। इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सामान्यकरण में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सामान्यकरण में सुधार करने के आपको बताया। और ये नोट्स हैं, ये नोट्स मैंने बनाए हैं स्पेशली आपके लिए, और इस नोट्स के माध्यम को इसमें माइंड मैप का भी यूज़ किया गया है, जिससे आपको बहुत इजी होगा क्वेश्चन, मतलब टॉपिक को समझने में और याद करने में। ठीक है, और इसी को आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, और इसे अच्छे पढ़ के इसे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, क्वेश्चन ये है कि सामान्यकरण से आप क्या समझते हैं, सामान्यकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए, और इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है और मेरे को भेजना है, और मैं आपका आंसर चेक करूँगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही है। इसमें और आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक पूछेगा, और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और इस टॉपिक में आप इतना पढ़िएगा, इससे अच्छे से पढ़िएगा, और उसके अलावा आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी इग्नू की बुक से उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ के इसे अच्छे से दिमाग में घोल लीजिएगा। आप कुछ भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं कराऊँ वो अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम में वही आएगा। उसके अलावा जितना मर्जी पढ़ लो, आप कुछ मर्जी पढ़ लो, उसके 80-90% तो यहीं से कवर हो ही जाएगा। 10-20% का एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहो तो करो, नहीं तो मैं जो कराता हूँ उससे बाहर कभी नहीं जाता इग्नू में। ठीक है, वो यही आएगा आपका, मैं बता रहा हूँ यही आएगा। लेकिन आप अपने मन की संतुष्टि के लिए और थोड़ा सा खुद को सिक्योर करने के लिए और भी कुछ पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही है, और अच्छे से उसका क्वेश्चन को लिख के दीजिएगा, सामान्यकरण से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण से ही समझाइए, और मुझसे आप टच में रहिएगा। और टच में रहिएगा मतलब इसलिए क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।